हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम जो चैप्टर देख रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम देख रहे थे बायोमेडिकल जो कचरा होता है वो आपका क्या होता है और इसका पर्यावरण पर किस प्रकार से संकट बना हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इन तक देखते रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। इसी तरह और भी फिफ्थ सेमेस्टर की भी क्लासेज यहाँ पर चलती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज यदि आप देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल की सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्डिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। सर्वे की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है, सर्वे की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर अपने सीनियर्स को या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका बायोमेडिकल कचरा है वो किस प्रकार से एक संकट बना हुआ है ये हम देख लेते हैं। बायोमेडिकल कचरा क्या होता है आज हम देखेंगे कि क्या बायोमेडिकल कचरा के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। आज हम देख रहे हैं क्या होता है बायोमेडिकल कचरा, पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं। हो सकता है आपने कभी किसी अस्पताल के आसपास से गुजरते हुए उसके आसपास या फिर किसी सुनसान इलाके में पड़े कचरे को देखा हो, जिसमें उपयोग की गई सुइयां, ग्लूकोज की बोतलें, एक्सपायरी दवाइयों के रैपर के साथ साथ अन्य कई कई अन्य सड़ी गली वस्तुएं पड़ी हुई हैं। यही होता है आपका बायोमेडिकल कचरा। यह जैविक चिकित्सकीय कचरा यानी कि जो बायोमेडिकल कचरा है, जो अस्पतालों से आपके जो भी कचरा निकलते हैं वही आपका बायोमेडिकल कचरा कहलाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। कैसी भी विडंबना है कि अस्पताल जहां हमें रोगों से मुक्ति प्रदान करता है वहीं यह विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट यानी कचरा भी छोड़ता है, लेकिन ये हमारी समझदारी पर निर्भर करता है कि हमें इससे कैसे छुटकारा पाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अस्पतालों से कचरा ना निकले, परंतु उसके खतरे से बचने के लिए इसका उचित प्रबंधन और निपटान आवश्यक है। तो ठीक है, तो कचरा तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसका उचित जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और जो उसका निपटान करना है, डिस्पोज करना है उसको, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। इस कचरे में कांच व प्लास्टिक, ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन और सिरिंज, दवाओं की खाली बोतलें व उपयोग किए गए जो IV सेट होते हैं, दस्ताने होते हैं और अन्य सामग्री होती है। इसके अलावा इनमें विभिन्न रिपोर्टें जैसे रसीद व अस्पताल की पर्चियां आदि भी शामिल होती हैं। अस्पतालों से निकलने वाले इस कचरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार निम्न वर्गों में बांटा गया है। जो अस्पताल से आपके कचरे निकलते हैं उसको WHO के अनुसार निम्न वर्गों में उसको बांटा गया है। जैसे पहला आपको हो गया औषधीय कचरा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया औषधीय कचरा। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें बची खुची और पुरानी व खराब दवाएं आती हैं। सभी जो कचरे हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा आपका है रोग युक्त पदार्थ, यानी कि इसमें रोगी का मलमूत्र, उल्टी, मान और अंग आदि आ जाते हैं। तीसरा आपका है रेडियोधर्मी पदार्थ, यानी कि इसमें विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि रेडियम, एक्सरे तथा कोबाल्ट आदि आते हैं। फिर आपका है रासायनिक पदार्थ, इसमें बैटरी व लैब में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थ आते हैं। उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जिनमें दवाइयों के रैपर, कागज, रिपोर्ट, एक्सरे फिल्में और रसोई से निकलने वाला कूड़ा कचरा आता है। यही नहीं, कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज की बोतलें, सुइयां, दस्ताने आदि भी बायोमेडिकल कचरे में आते हैं। यानी कि जो हॉस्पिटल से जो भी कचरा आपका निकलता है वो सभी आपका बायोमेडिकल कचरा कहलाता है। तो बायोमेडिकल कचरा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो अस्पतालों से कचरा निकलता है उसी को हम बायोमेडिकल कचरा बोलते हैं। बायोमेडिकल कचरा के स्रोत क्या क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। सोर्सेज किसी भी जो कोई भी कचरा है या फिर कोई भी प्रदूषण है उसका सोर्स जानना बहुत जरूरी है, और उसका निपटान कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बायोमेडिकल कचरे के मुख्य स्रोत तो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी तथा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इनके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, जो परा चिकित्सक सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दा घर, शव परीक्षा केंद्र, पशु चिकित्सा कॉलेज, पशु रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादन केंद्र तथा विभिन्न बायोमेडिकल शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं भी बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा जो होता है पैदा करते हैं। उपरोक्त के अलावा सामान्य चिकित्सा जैसे दंत चिकित्सा क्लिनिक, पशु घरों, रसोई घरों, रक्तदान शिविर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टीकाकरण केंद्र, विकलांगता शैक्षिक संस्थानों से भी थोड़ा बहुत बायोमेडिकल कचरा निकलता है। इससे बड़ी मुश्किल यह है कि जब ये बायोमेडिकल कचरा कबाड़ियों के हाथ लगता है तो यह खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कबाड़ियों तक कैसे पहुंचता है ये आपका बायोमेडिकल कचरा।
तो यह कचरा प्राइवेट व सरकारी दोनों ही तरह के अस्पतालों से निकलता है। कई बार इन अस्पतालों के कुछ स्टाफ सदस्य लालच में आकर इस जैविक कचरे को कबाड़ियों को बेच देते हैं। कई प्राइवेट अस्पताल तो इस कचरे के निपटान या निस्तारण शुल्क से बचने के लिए इसे आसपास के नालों एवं सुनसान जगहों पर डलवा देते हैं और ये वहीं से कचरा चुनने वाले इसे इकट्ठा करके कबाड़ियों को बेच देते हैं। इस कबाड़ में कुछ ऐसी भी सामग्री होती है जैसे कि सिरिंज, गोलियों की शीशियाँ, हाइपोडर्मिक सुइयाँ व प्लास्टिक ड्रिप आदि, जो कि थोड़ा बहुत साफ सफाई करके निजी मेडिकल क्लिनिक होते हैं दोबारा बेचने लायक हो सकती है। इस तरह से जो भी कबाड़ चुनने वाले भी अपनी कमाई कर लेते हैं और इसके लिए वे वार्ड क्लीनर को भी कुछ हिस्सा दे देते हैं। इस तरह बिना निपटान के अस्पतालों के कचरे के बाहर फेंकने से यह एक रीपैकेजिंग उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बनकर फल फूल रहा है। तो इस प्रकार से जो भी कचरा आपका होता है, आप समझ चुके होंगे कि बायोमेडिकल जो कचरा होता है वो आपका कबाड़ियों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरीके से वो पहुंच सकता है कबाड़ियों तक, और जो कि बहुत हानिकारक होता है आप सभी के लिए। बायोमेडिकल निपटान के क्या नियम है? नियम हम देख सकते हैं कि इसके निपटान के क्या नियम होते हैं। तो बायोमेडिकल कचरे का सही ढंग से निपटान करने के लिए कानून तो बने हैं लेकिन उनका पालन ठीक से नहीं होता। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा कानून के ऊपर ही होगा कि जो हमारा प्रदूषण है, प्रदूषण से रिलेटेड कौन कौन से कानून बने हैं और उसमें क्या क्या नियम का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट जो भी आपका प्रबंधन व संचालन नियम 1998 बनाया है। बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 1998 के अनुसार निजी व सरकारी अस्पतालों को इस तरह के चिकित्सकीय जैविक कचरे को खुले में या सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही इसे कचरे को म्यूनिसिपल कचरे में मिलाना चाहिए। साथ ही जो नगर पालिका का जो आपका कचरा होता है उसमें नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही स्थानीय कूड़ाघरों में भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इस कचरे में फेंकी जाने वाली होती हैं बोतलें वगैरह, सिरिंज वगैरह, वो कबाड़ियों के हाथों से होती हुई अवैध पैकिंग का काम करने वाले लोगों तक पहुंच जाती है, जहां इन्हें साफ कर नई पैकिंग में बाजार में बेच दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट नियम के अनुसार इस जैविक कचरे को खुले में डालने पर अस्पतालों के खिलाफ जुर्माने व जो भी आपका सजा है उसका भी प्रावधान है। कूड़ा निस्तारण के उपाय नहीं करने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना आपका यहाँ पर प्रावधान है। इसके बाद भी यदि जरूरी उपाय नहीं किए जाते हैं तो प्रतिदिन 5,000 का जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। नियम कानून तो है लेकिन ज़रूरत है इसको कड़ाई से लागू करने की। जो भी आपके रूल्स वगैरह सब बने हुए हैं आपके जो भी आपके इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी पॉल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार अस्पतालों में काले, पीले व लाल रंग के बैग रखने चाहिए। ये बैग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनकी पन्नी में एक तरह का केमिकल मिला होता है जो जलने पर नष्ट हो जाता है तथा दूसरे पॉलीथीन बैगों की तरह जलने पर सिकुड़ता नहीं है, इसलिए इस बैग को बायोमेडिकल डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ये लाल जो आपके पीले व काले बैग होते हैं वो क्या है आपके। तो दरअसल विभिन्न प्रकार के बायोमेडिकल कचरे को अलग अलग इकट्ठा करने के लिए बैगों या डिब्बों को अलग अलग रंग दिया जाता है। जो भी आपके अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड किए गए कचरे को तो उसको अलग अलग इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बैग का कलर चेंज किया गया है ताकि इनके निपटान में आसानी हो। लाल बैग में सिर्फ सूखा कचरा ही डालना चाहिए, जो आपका पीला बैग होता है उसमें गीला कचरा, और जो आपका इसी तरह से काले बैग में सुइयाँ, ब्लेड, कांच की बोतलें, ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग है जो भी आपका रूल्स बनाए गए, कानून बनाए गए। इन सब के अलावा अस्पतालों में एक रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट ले जाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाएं। अस्पतालों से निकलने वाले इस कूड़े को बायोमेडिकल वेस्टेज जो ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाना चाहिए, जहां पर इन तीनों बैगों के कूड़े को हाइड्रोक्लोराइड एसिड से साफ किया जाता है जिससे कि इनके कीटाणु मर जाए। ऑटो ब्लेड सेलेक्टर से कूड़े में से निकली सुइयों को काटा जाता है जिससे कि इनको दोबारा प्रयोग में ना ला जा सके। इसके बाद कूड़े में से कांच, लोहा, प्लास्टिक जैसी चीज़ों को अलग किया जाता है। शेष बचे हुए कूड़े को प्लांट में डालकर उसमें केमिकल मिलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा करने से बायोमेडिकल कचरे के दुरुपयोग और इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके रूल्स के अकॉर्डिंग बताइए, अगर इस प्रकार से हम निपटान करते हैं बायोमेडिकल कचरा को तो कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, कोई पर्यावरण में प्रदूषण भी आपका नहीं होने वाला। अगर ऐसे ही हम फेंक देते हैं सड़क पर या फिर किसी कबाड़ी को दे देते हैं तो वहाँ से आपका रीयूज भी उसका लोग कर लेते हैं और उसके बाद से जो आपका होती है बीमारियाँ फैलती रहती हैं, आपका प्रदूषण भी फैलता रहता है। कितना खतरनाक है ये बायोमेडिकल कचरा, तो ये भी हम देखते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला ये जैविक कचरा किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस कचरे में कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उपयोग में लाए गए इंजेक्शन, सुइयाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। कबाड़ी इसे जो कचरे को होता है रिसाइकिल कर बेच देते हैं तथा और कई स्थानीय कंपनियां इन बोतलों और सुइयों को साफ कर फिर से पैकेजिंग कर देती है। इस ऐसे में इनके उपयोग से संक्रमण के साथ साथ अन्य लोगों की जान का भी खतरा होता है।
इन जैविक कचरों में कई ऐसी सड़ी गली चीज़ें भी होती है जिनसे उनको खाने के लिए कुत्ते व सुअर भी आते हैं, और इस तरह जानवरों में और फिर उनसे लोगों से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर बीमारियां जानवरों में है लोगों तक कैसे पहुंच सकती है। आप इस जो आपका अभी कोरोना काल जो चल रहा था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जानवरों से बीमारियां आपके मनुष्यों तक कैसे फैलती है। ऐसे मान लीजिए कुछ आपके ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं, और वहाँ से दूसरे जो प्रजाति के जो भी आपके जानवर वगैरह हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसको खाने से क्या होता है कि मनुष्य में वो बीमारी फैलती है। फिर एक मनुष्य में अगर हो गया तो इस तरह से उसका जो होता है सभी मनुष्यों में ये फैलता रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा कोरोना कैसे फैला हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका ये फैलता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें बायोमेडिकल कचरे को साधारण कचरे के साथ कूड़ा घर में डाल दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इन अस्पतालों की प्रबंध कमेटियाँ निजी जो कंपनियां हैं इससे बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण का करार तो कर लेती है, लेकिन इसकी अच्छी तरह से निगरानी न करने से वे कंपनियां लापरवाही से काम करती हैं। यह लापरवाही धीरे धीरे और भी खतरनाक रूप ले लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अस्पतालों से निकलने वाला कचरा काफ़ी घातक होता है। खुले में फेंकने से प्रयोग की गई सुई और दूसरे उपकरणों के पुनः इस्तेमाल से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। सामान्य तापमान में इसे जलाकर भी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कचरे को 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता है तो यह लगातार डायऑक्सिन और जो फ्यूरान्स आपके होते हैं जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करते हैं, जिनसे कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये न केवल रोग प्रतिरोधक प्रणाली और प्रजनन जो क्षमता होती है उस पर असर डालते हैं, बल्कि ये शुक्राणु भी कम करते हैं और कई बार मधुमेह का कारण भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसका निपटान अच्छे से करना चाहिए। ये प्लांट में ले जाके उनका जो समापन होता है, डिस्पोजल होता है, तो उस प्रकार से अगर करेंगे तो कोई खतरा नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे होती है बायोमेडिकल कचरे का निपटान। तो जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट निपटारण प्लांट की बात है, हमारे देश में करीब 157 कॉमन जो बीएमडब्ल्यू निपटारा प्लांट मौजूद है। इनमें से लगभग 149 प्लांट चालू है। इनमें से सबसे अधिक 34 कॉमन बीएमडब्ल्यू सुविधाएं महाराष्ट्र में मौजूद है। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू के निपटारे के लिए नियुक्त कंपनी सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के हर भाग से बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करती है। इस समय से छुटकारे के लिए जो ये समस्या है, इस समस्या से छुटकारे के लिए ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत, यानी कि ट्रिपल पी के मॉडल के तहत जो मिनर्जी ने दिल्ली में एक ही स्थान पर कचरे के निपटारे के लिए पर्याप्त क्षमता का प्लांट यानी इंसिनरेटर जो आपका होता है उच्च तापमान पर भस्म करने वाला संयंत्र है लगाया गया है। इसमें कचरा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में साल भर में कुल 2400 टन के आसपास बायोमेडिकल कचरे का निपटारा किया जाता है, जिनमें से लगभग 800 टन नोएडा, लगभग 600 टन गुड़गांव, लगभग 500 टन आपका गाजियाबाद और करीब 350 टन फरीदाबाद में जो ये कचरा होता है निकलता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीपीसी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रोजाना 60 टन बायोमेडिकल कचरा पैदा होता है। इसके निपटारे को और दक्ष बनाने के लिए तो दिल्ली सरकार प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का संयंत्र लगाने की भी योजना बना रही है। फिलहाल दिल्ली के कॉमन बीएमडब्ल्यू संयंत्र 20 से 25% की क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में देश के 13,037 स्वास्थ्य केंद्रों की सूची जारी की है जिन्हें बायोमेडिकल कचरा उत्पादन एवं निपटान नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों की जो संख्या है आपकी 2007-08 में 19,090 थी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 4,05,702 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरा पैदा होता है, जिसमें से आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट वगैरह दिखाया गया मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो 2,91,983 किलोग्राम कचरा ही ठिकाने लगाया जाता है। इस आंकड़े से इस बात की पुष्टि होती है कि रोजाना आपका 1,13,719 किलोग्राम कचरा नष्ट नहीं किया जाता और वह अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली में वापस आ जाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सबसे ज़्यादा जो मेडिकल इकाइयाँ हैं महाराष्ट्र और बिहार में है। मात्रा के हिसाब से देखें तो जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल कचरा निकलता है वे है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कर्नाटक में नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है क्योंकि वो रोजाना 18,270 किलोग्राम मेडिकल कचरे को ठिकाने नहीं लगा पाते। महाराष्ट्र का दावा है कि वह दूसरे बायोमेडिकल कचरे को ठिकाने लगा देता है, इसके बावजूद उसके यहाँ कानून का उल्लंघन करने वाली स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं। बिहार में रोजाना सिर्फ 3,572 किलो जो बायोमेडिकल कचरा है पैदा होता है, जो बड़े राज्यों की तुलना में न्यूनतम है, जबकि निपटारा नियमों का उल्लंघन करने वाले राज्यों में इसका तीसरा स्थान है।
इसका मतलब यह है कि बिहार में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवा केंद्र ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। वैसे तो 1998 के बायोमेडिकल कचरा जो प्रबंध और निपटान नियम था उसके मुताबिक बायोमेडिकल कचरा पैदा करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के लिए यह पक्का अनिवार्य है कि कचरे के प्रबंधन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। फरवरी 2009 में गुजरात के मिडासा कस्बे में वायरल हेपेटाइटिस की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच के अनुसार बायोमेडिकल कचरे को ठीक से ठिकाने न लगाए जाने की वजह से घातक वायरस फैला, जिससे कई लोगों की जान चली गई। तो इस प्रकार से है आपका, अगर सही से हम उसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ आपकी फैल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बायोमेडिकल कचरे का उचित निपटान और प्रबंधन कैसे करें, तो ये हम देख सकते हैं कि जो भी गाइडलाइंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बायोमेडिकल कचरे में तरह तरह के अपशिष्ट होते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए भी अलग अलग होते हैं, लेकिन नष्ट करने से पहले भी उन्हें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है ताकि उनसे जो कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को नष्ट करने से पहले रोगाणुओं से मुक्त रहना चाहिए। जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, इसमें भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट रोज नष्ट कर दिए जाने चाहिए। इसके लिए सिरिंज, सुइयां, बोतलों आदि को ऑन द स्पॉट डिस्पोज करके, यानी कि उपयोग के तुरंत बाद नष्ट करके अलग अलग थैलियों में डालकर डिपो तक पहुंचाना चाहिए। इसके विपरीत हकीकत यह है कि अस्पतालों के वार्डों, ऑपरेशन जो थिएटर है, कि कचरे को खुली ट्रालियों के माध्यम से ले जाया जाता है। इनमें से रक्त तथा अन्य कचरा रास्ते में भी गिरता जाता है। इससे अस्पताल में मरीजों, उनके परिजनों के में संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती। तो सारी चीज़ें आपकी दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ के आपको पता चली गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी निपटान है, इनका प्रबंध है, वो आपको सही तरीके से करना चाहिए। कचरे को बंद वाहनों में ले जाना चाहिए। कचरे को जलाकर नष्ट करने के बजाय उसे रिसाइकिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बायोमेडिकल और इंडस्ट्रियल कचरे को शहरी कचरे में नहीं मिलाना चाहिए। जगह जगह पर कचरा पात्र रखे होने चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन की जानकारी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। व्यक्तियों के द्वारा कचरा उठाकर डालने की प्रक्रिया पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार से अस्पतालों में भी बायोमेडिकल कचरा निपटान की पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें और आपको करना चाहिए, जिससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जो भी बीमारियाँ फैलती हैं उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका क्या होता है? इस तरह के व्यर्थ को हम ई वेस्ट भी कहते हैं। वर्तमान जो आपका एज है, इसमें कंप्यूटर एज है। वर्तमान जो एज आपका है कंप्यूटर एज है, जिसमें सभी कार्य जो होते हैं कंप्यूटर द्वारा संपन्न होते हैं। अतः घरों में कंप्यूटर से संबंधित एसेसरीज मौजूद रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अनुसार एक कंप्यूटर सेट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू सहित लगभग 32 kg का वजन होता है। जब कंप्यूटर की पूरी तरह आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं तब इन्हें डंप कर दिया जाता है और यह वेस्ट एक ढेर का रूप ले लेता है, जिसका रिसाइकिल किया जाना संभव नहीं है। इस ढेर से कंप्यूटर की चिप्स व अन्य छोटा मोटा सामान छांट लिया जाता है और बाकी सब व्यर्थ कहलाता है। एक नई तकनीक के लगातार उन्नत विकास होने के कारण नई तकनीक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं नित्य नए बाजारों में आ रहे हैं। वैसे पुराने कंप्यूटर्स खराब हो रहे हैं। जो आईटी कंपनियां हैं नए उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं और पुराने जो आइटम हैं व्यर्थ हो रहे हैं। इन पुराने कबाड़ों का वेस्ट हर रोज बढ़ता जा रहा है, जिसका निपटारा या समापन करना एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। वैसे कुछ कंपनियां रिसाइकलिंग का प्रस्ताव कर रही हैं, परंतु अब तक इस पर कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो अन्य व्यर्थ या ठोस पदार्थों के मुकाबले ई वेस्ट कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आपका ई वेस्ट आप समझ गए होंगे कि जो आज का जो युग है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक युग है, कंप्यूटर युग है। तो उसमें भी जो भी आपके पार्ट्स यूज होते हैं वो कभी ना कभी खराब हो जाते हैं और उसको हम डिस्पोज, मतलब ऐसे ही वो भी एक कूड़ा का कहीं कहीं इकट्ठा कर देते हैं। धीरे धीरे वो इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कूड़ा का रूप ले लेते हैं। तो वहाँ से भी आपकी जो बीमारियाँ हैं वो फैलती रहती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसी को हम बोलते हैं ई वेस्ट। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान। प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान हम कैसे करेंगे, देख सकते हैं आप।
यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रकृति एवं इसके निपटान में आने वाली कठिनाइयों के कारण इसके निपटान को गंभीरता से लिया जा रहा है। हमें विदित है कि वर्षा के दिनों में अनेक शहरों में आवासीय क्षेत्र लगभग जलमग्न हो जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो विभिन्न उपयोगों में आने वाले पॉलीथीन के पैकेट उपयोग के उपरांत यहाँ वहाँ फेंके जाने से उड़कर या वर्षा के जल के साथ बहकर नालियों में और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें फंसकर इसे चोक कर देते हैं। इसमें पानी का बहाव रुक जाता है और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो पॉलीथीन की थैलियों के ठीक तरह से निष्पादित न होने की स्थिति में जो होता है पर्यावरण पर उनके जो विपरीत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसमें कुछ निम्न अनुसार है। तो इसका हम निपटान कैसे करेंगे इसके बारे में हमको देखना है। ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अपशिष्ट की मात्रा में कटौती यानी कि रिडक्शन आपका क्या होता है, प्लास्टिक अपशिष्ट कम से कम उत्पन्न जो इसके लिए बेहतर होगा इन्हें कम से कम मात्रा में ही उपयोग में लाया जा सके। जैसे आपका जो भी पॉलीथीन वगैरह है वो कभी कभी बंद हो जाता है, कभी फिर से चालू हो जाता है। तो इसमें जो प्लास्टिक को अगर हम यूज करना बंद करेंगे तभी हम ज़्यादातर कटौती कर सकते हैं इनके मात्रा में। जो भी आपका इनसे जो भी अपशिष्ट फैलते हैं उनकी कटौती हम कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए हमें। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप जो आपका कौन सा स्वरूप बनाया गया। पहला आपका है प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग उद्योग में किए जाने हेतु दिशा निर्देश। दूसरा आपका है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करना। फिर आपका है पुनर्चक्रण हेतु दिशा निर्देश का पालन करना। प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की गुणवत्ता को ध्यान में रखना। तो सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जिससे हमारा जो वेस्ट है वो कम हो। पुनर्चक्रण हेतु विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य, उपभोक्ताओं में जन जागरूकता सबसे जरूरी है किसी भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। प्लास्टिक अपशिष्ट के सही प्रबंधन में भागीदारी हेतु दंड का प्रावधान। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता। खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें आपकी दी हैं। अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षात्मक उपाय। प्लास्टिक निर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाइयों के बीच अंतर संबंध। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, तो आप सभी ये पढ़ लीजिएगा। घरेलू ठोस व्यर्थ। घरेलू ठोस व्यर्थ आपका क्या होता है, घरेलू ठोस व्यर्थ जो आपके होते हैं धूल, जो खाद्य व्यर्थ होते हैं, धातु, कांच, पेपर, घास फूस, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सम्मिलित है। पूरे विश्व में 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक का व्यर्थ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न होता है। 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक का जो व्यर्थ है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो उत्पन्न होता है। इसका घनत्व 100 kg पर मीटर क्यूब से 600 kg पर मीटर क्यूब तक रहता है। इसका आयतन आपका 0.5 लीटर से 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एग्जिट होता है। घरेलू ठोस व्यर्थ में जो आपके 20 से 75% तक खाद्य पदार्थ, 5 से 10% अक्रिय पदार्थ, 2 से 6% तक पेपर व्यर्थ और 0% से 10% तक कांच, 0 से 15 तक धातुओं की व्यर्थ मात्रा रहती है। ठोस व्यर्थ प्रबंधन में इस व्यर्थ का संग्रह, स्थानांतरण, उपचार व निपटारा करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठोस व्यर्थ के आयतन में कमी करना। कैसे हम कमी कर सकते हैं, पहला आपका यांत्रिक विधियों से आयतन कम करना, ऊष्मीय विधियों से आयतन कम करना। फिर हम देख सकते हैं उपयोगिता के आधार पर आयतन करना, जितनी उपयोगिता हो उतना ही यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर था ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा